शहा पंतप्रधान जे लोकांनीही राष्ट्रपतींची भेट घेतली, याच्या अगोदर पंतप्रधानांनी 16 जुलैला भेट घेतली. काय नक्की सुरू आहे, काय राष्ट्रपतींची भेट प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या प्रमुख लोकांनी घ्यावं यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही. सध्या आपल्या देशामध्ये राष्ट्रपतींचे अधिकार काय आहेत हे आपल्याला माहीत आहे आणि राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानं सरकार किती काम करतं हे सुद्धा आपल्याला माहीत आहे. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सुद्धा एक महत्त्वाची बैठक आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे त्या बैठकीतसुद्धा एक महत्त्वाच्या घडामोडींवर, भविष्यातल्या घडामोडींवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जे सातत्यानं सांगितलं जातं की सप्टेंबर महिन्यामध्ये या देशामध्ये महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडतील, त्याच्याविषयी आम्ही स्वतः सगळे जे राजकीय विश्लेषक असतो, जे आमच्या कानावर गोष्टी येत असतात, तर आम्हालाही वाटतं की सप्टेंबर महिन्यामध्ये या देशामध्ये महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडू शकतात. आता राष्ट्रपतींना प्रधानमंत्री भेटणं हा त्यांच्या कामाचा एक भाग आहे. ते राष्ट्रपतींना भेटायला जातात हेच महत्त्वाचं आहे. राष्ट्रपतींना ते भेटायला बोलवत नाहीत ही बातमी आहे. या देशात सध्याचं एकंदरीत कामाच्या पद्धती पाहता काही होऊ शकतं. ठीक आहे, पाहू काय होतं आहे ते. सर, निशिकांत दुबे यांनी म्हटलंय की मुंबईमध्ये फक्त 30% मराठी लोक आहेत आणि मुंबईला बनवण्यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहारी लोकांचा मोठा वाटा आहे. पालिका निवडणुकीत दोन्ही ठाकरे, मनसे आणि शिवसेना दोन्ही संपूर्ण असतील असाही दावा त्यांनी केला. बघा, तुम्ही फार महत्त्व देता एखाद्या व्यक्तीला जो महाराष्ट्राच्या विरुद्ध, मराठी माणसाच्या विरुद्ध बोलतो आहे आणि त्या बोलण्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एक प्रकारे त्यांचं समर्थन करतायत. आपण सगळ्यांनी, दिल्लीतल्या लोकांनी या प्रवृत्तींना खतपाणी घालू नये. हा महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेचा विषय आहे. असे अनेक दुबे आले आणि गेले. मुंबईसह महाराष्ट्र अखंड आहे. 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून ही मुंबईसह महाराष्ट्र आपल्याला मिळालेलं आहे आणि ते 106 हुतात्म्यात दुबे चौबे मिश्रा नाहीत, बरं का. हे या निशिकांत दुबे यांनी समजून घेतलं पाहिजे. छातीचा कोट करून महाराष्ट्र लढला, मराठी माणूस लढला, गिरणी कामगार लढला, तेव्हा ही मुंबई मराठी माणसाला मिळाली. आता ते म्हणतात की कोणाच्या घामातून, श्रमातून तुम्ही ते पैसे कमवायला आलात ना. तुम्ही घाम गळायला आलात म्हणजे तुम्ही मुंबई ओरबडायला आलात. तुमच्या राज्यामध्ये नोकऱ्या, उद्योग, धंदे नसल्यामुळे तुम्ही मुंबईत आलात, नाहीतर तुम्ही कशा करताय. आपण इकडला पैसा मुंबईच्या बाहेरच घेऊन चाललात, आपल्या राज्यातच घेऊन चाललेला. हे दुबेला कळायला पाहिजे. मराठी माणसाच्या पोटावर आपण मारून ही मुंबई तुम्ही लुटत आहात, हे सुद्धा तेवढंच खरं आहे ना. आपण काय मुंबईचं फार मोठं भव्य अशी मुंबई निर्माण करण्यासाठी ते आला नाहीत ना. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्यानं नेहरूंचं नाव घेऊन टीका करतात. महात्मा गांधी देखील सातत्यानं धोरणाबद्दल बोललं जातं. मात्र आता गडकरींनी नेहरूंचं आणि महात्मा गांधींचं नाव घेऊन कौतुक केलंय, स्तुती केली. नितीन गडकरींनी किंवा अन्य कोणी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी यांचं नाव घेऊन देशाच्या जडणघडणीतल्या आणि विकासातल्या योगदानाविषयी जर ते काही बोलले असतील तर त्यात चुकीचं काय आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये आणि सरकारमध्ये सध्या सगळ्यात समजदार मंत्री कोणी असेल तर ते नितीन गडकरी हेच आहेत. म्हणजे नितीन गडकरी यांनी नेहरूंचं नाव घेतलं याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई तर होणार नाही ना, अशी शंका मला येते. म्हणजे नेहरूंचा किती द्वेष असावा. आमच्या मुंबईमध्ये मेट्रो रेल्वे स्टेशन आहे, ते कुठे आहे. त्यांनी म्हटलं आहे बघा ना, विज्ञान केंद्र, सायन्स सेंटर. मुळात ते नेहरू सायन्स सेंटर आहे, पण नेहरू काढलं नाव. मुंबईत वरळीमध्ये नेहरू सायन्स सेंटर हे एक महत्त्वाचं ठिकाण आहे, पण मेट्रो स्टेशनला नाव देताना सायन्स सेंटर ठेवलं आणि नेहरू काढलं. एवढा द्वेष
जर कोणाच्या पोटात असेल तर त्या देशावर राज्य करायला लायक नाही. बोरिवलीचा मेट्रो स्टेशनमध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे. अख्ख्या मुंबई महाराष्ट्राला ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान म्हणून माहिती आहे. पण तिकडल्या मेट्रो स्टेशनला नाव देताना त्यांनी राष्ट्रीय उद्यान म्हटलं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान म्हटलं नाही. हे या देशाचं दुर्दैव आहे की इतकं द्वेषपूर्ण पद्धतीनं काम करणारे राज्यकर्ते या आम्हाला देशाला लाभलेले आहेत. नेहरूंचं नाव तुम्ही काढता, जी नेहरू सेंटर नावानं, नेहरू सायन्स सेंटर नावानं प्रसिद्ध आहे ती जागा, तिकडे तुम्ही नेहरू काढता आणि सायन्स सेंटर टाकता. टाका ना नेहरू. नेहरून तुमचं काय बिघडवलं? तुम्ही नेहरूचंच खाताय ना. त्याच्यामुळे नितीन गडकरी साहेबांनी नेहरू गांधींचं योगदान जर मान्य केलं असेल तर मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या समजदारीला सलाम करतो. सर, तिसऱ्या आठवड्यामध्ये डिनर डिप्लोमसी म्हणतात इंडिया आघाडीची. उद्धव ठाकरे येणार आहेत का आणि डिनर डिप्लोमसीमध्ये कोणकोणते विषय चर्चेले जाणार आहेत? इंडिया आघाडीची बैठक 7 तारखेला आहे संध्याकाळी 7 वाजता. राहुल गांधी त्या बैठकीचे निमंत्रित आहेत. त्यांनी सगळ्यांना स्वतः फोन करून या बैठकीचं निमंत्रण दिलेलं आहे. माननीय उद्धव ठाकरे यांच्याशी सुद्धा राहुल गांधींची चर्चा झाली. किमान 3 ते 4 वेळा चर्चा केली आणि आग्रह केला की आपण दिल्लीमध्ये येणं आवश्यक आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे 6 तारखेला दुपारनंतर दिल्लीमध्ये येतील आणि 8 तारखेपर्यंत ते दिल्लीमध्ये आहेत. 7 तारखेच्या बैठकीला उपस्थित राहतील. त्यांच्या काही गाठीबिटी ठरवू शकतात. 7 तारखेला दुपारी 12:30 वाजता ते संसद भवनातील शिवसेनेच्या पक्ष कार्यालयाला भेट देतील. संघटना ज्या आहेत, कामगार संघटना, त्या कोर्टात जात आहेत. श्रीकांत शिंदे यांची विनंती आहे की ज्यांनी रेती आणि दगड याच्यामध्ये मोनोपॉली तयार केलेली आहे आणि या परिसरामध्ये, आणि त्यामुळं रेट जे आहेत ते वाढवलेले आहेत आणि त्यामुळं आज कोर्टामध्ये ते चांगली गोष्ट आहे. न्यायालयानं या सगळ्या गोष्टींचं ही सुनावणी ऐकून किंवा आमच्या आर्ग्युमेंट्स ऐकून या सगळ्या लहान उद्योजकांचा न्याय दिला पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे अशा प्रकारची कामं, ठेकेदारीची कामं 2-4 कुटुंबाचे जे सत्तेमध्ये आहेत तेच घेत आहेत. आता तुम्ही रेती, वाळू, माती आणि दगडी सोडायला तयार नाही. तुमचा एक माणूस अमित साळुंके याला झारखंड पोलीस का घेऊन गेले ह्याचा जरा शिंदे कुटुंबाने विचार केला पाहिजे. सर, एसआईआर को लेकर 7 अगस्त को क्या? धनंजय मुंडे एसआईआर को लेकर 7 अगस्त को फिर से इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए SIR, देखिए 7 तारीख को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है और राहुल गांधी जी इस मीटिंग के निमंत्रक हैं. राहुल गांधी जी ने सबको खुद फ़ोन करके निमंत्रण दिया है. उसमें उद्धव ठाकरे जी भी है. तो उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में उस बैठक के लिए आएंगे. 7 तारीख की जो बैठक है, उद्धव जी 6 तारीख को दिल्ली में आएंगे और 8 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे. मीटिंग में भी शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे. संसद भवन में हमारा जो पार्टी का नया कार्यालय बना है वहाँ भी जाएंगे और दिल्ली में जो प्रमुख नेता है उनसे मिलने की हम कोशिश करेंगे. इन सब बातों पे चर्चा होगी सर, इन सब बातों पे चर्चा होगी. बहुत सी बातें हैं ना. सबसे बड़ा तो SIR है, ऑपरेशन सिंदूर है, ट्रम्प का टेरिफ है, देश की स्थिति है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को सभी बातें एजेंडा पर है, एजेंडे पे है और हम सब पर बात करेंगे. अगर इतने बड़े नेता दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के बैठक में शामिल हो रहे हैं तो सब बातों पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोग हैं जिनका बार बार आना नहीं होता है. निशिकांत दुबे कहते हैं कि राज ठाकरे इस इलेक्शंस में खत्म हो जाएंगे. ठीक है, ख़त्म होने के बाद हम निशिकांत दुबे को बुलाएंगे मुंबई में और दिखाएंगे कौन ख़त्म हो गया है. हाँ, निशिकांत दुबे कौन है? कौन है? वो एक उद्योगपति का दलाल है. एक दलाल लोग हैं जो पार्लियामेंट में बीजेपी ने लाए हैं और मुंबई में भी ये लोग दलाली करने आते हैं. उस दलाली को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये लोग हमें इस प्रकार की बातें करते हैं. मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है. ये राजधानी दुबे ने नहीं बनाई है. मुंबई और महाराष्ट्र बनाने के लिए, यूनाइटेड महाराष्ट्र बनाने के लिए 106 मराठी लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है. उसमें कोई दुबे, चौबे, मिश्रा नहीं है. दुबे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मराठी लोग हमारे वर्कर
काम करने वाले लोग थे। आप लोग जो बोल रहे हैं ना हमने खून पसीना बहाया, आप लोग मुंबई में इसलिए आते हो कि आपके राज्यों में कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए आप आते हैं। हमारे साथ मिलजुल कर आपके लोग रहते हैं। मुंबई ने सबको स्वीकार किया है, लेकिन आप जैसे लोग हैं वो समाज में तीड़ निर्माण करने की कोशिश करते हैं, और हमारे यहाँ के जो हिंदी भाषिक हैं आप उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। सर ट्रम्प गवर्नमेंट का एक और बयान आया है। किसका? ट्रम्प हाँ, तो उनके एक बड़े ऑफिसर ने बयान दिया है कि इंडिया जो है फाइनेंसिंग करके रसिया को ऑयल खरीदने के बाद ऑयल खरीदने की वजह से उसको फाइनेंसिंग कर रहा है, और वो यूक्रेन वॉर में कंटिन्यू कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि रसिया को किसी को फाइनेंस करने की ज़रूरत है, खास करके भारत जैसे देश को। मुझे लगता है कि ट्रम्प सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन ये बात मेरे जैसे लोग कहने के बजाय अगर मोदी कहते तो बहुत अच्छी बात होती। अब तक मोदी की सरकार खुद मोदी ट्रम्प पर कुछ बात नहीं कर पा रहे। क्यों डरते हैं मोदी ट्रम्प से मुझे मालूम नहीं, किसके लिए डरते हैं, ये क्या डर है मोदी जी के मन में। इतना बड़ा 56 इनका सेना उनका है, एक बार ठोक दो ना प्रेसिडेंट ट्रम्प को। रामलीला मैदान पर सभा लीजिए, इंडिया गेट पर सभा लीजिए, और ट्रम्प की ऐसी की तैसी कर लीजिए, देखेंगे हम भी मोदी में कितना दम है। हमको लगता है देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री में इस प्रकार का दम होना चाहिए। सर पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर आपने एक पॉडकास्ट किया जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स मौजूद थे। उसमें आपने कहा कि जो मारे गए हैं उनको धर्म पूछकर नहीं मारा गया। इस बात की पुष्टि कई सारे विक्टिम्स की फैमिलीज ने आपको की। जी हाँ, और रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपोगंडा रहा बाद में वो देश में। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद। लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे, और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ा आरोप पी चिदम्बरम ने लगाया, कहा है कि बिहार के वोटर्स को जो माइग्रेट हो चुके हैं उन्हें तमिलनाडु में शिफ्ट किया जा रहा है। लगभग 6.5 लाख वोटर्स ऐड किए जा चुके हैं। ये सच है, हम भी उसके ऊपर हमेशा रिसर्च करते हैं। चाहे पी चिदम्बरम जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे और भी नेता हो, सबके पास वो पूरी जानकारी है। ये जो है हमारा चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग नहीं रहा है, ये चुनाव आयोग हो गया। सबको चुना लगाते हैं, हाँ, उसको चुना लगाओ, उसको चुना लगाओ। पूरे देश को चुना लगाने का काम ये चुनाव आयोग कर रहा है। तो थैंक यू। सर शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, वो भी सवाल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, कैसे याद करते हैं? देखिए, शिबू सोरेन जी को हम हमेशा याद करते हैं। जिस राज्य से वो आते हैं और जिस राज्य से उनका नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हो गया, वो झारखंड एक आदिवासी राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है। लेकिन वहाँ के आदिवासियों के लिए शिबू सोरेन जी भगवान से कम नहीं थे। मैं उसका अनुभव खुद लिया है। शिबू सोरेन जी राज्यसभा के सदस्य आज भी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी जो चेयर है वो मेरे बगल में है। जब भी मैं जाता हूँ तो मैं शिबू सोरेन जी का नाम देखता हूँ और उनको याद करता हूँ और पूछता हूँ उनके लोगों को कि साहब की तबीयत कैसी है। तो मुझे 2 दिन पहले बताया कि दिल्ली में उनकी परिस्थिति तबीयत खराब है, आज उनका दुखद निधन हो गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और हमारा पूरा परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता है। आदिवासी समाज को उन्नत करने के लिए शिबू सोरेन जी ने अपना पूरा जीवन, संघर्षमय जीवन दे दिया था। और जो एक राज्य बना है झारखंड अलग से, उसके लिए भी शिबू सोरेन का संघर्ष और योगदान, शिबू सोरेन जी का
हम कभी भूल नहीं सकते। सर, सनातन को लेकर कई सारे कमेंट किए जा रहे हैं, भगवा टेरर, सनातन टेरर। कल हमने देखा जितेंद्र आवाड ने कमेंट किया और अब जो है कई सारे नेता टेरर होता है, टेररिज्म होता है, ना ग्रीन होता है, ना भगवा होता है, ना हरा होता है, ना लाल होता है, हाँ, ना भगवा होता है। ये गलत धारणा है। कुछ लोग टेररिज्म को अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रंग देते हैं। एजुकेशन ही सनातन की बेड़ियां तोड़ सकता है। क्यों नहीं? एजुकेशन तो सबको चाहिए, हिंदू को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, क्रिश्चियन को चाहिए, आदिवासियों को चाहिए। एजुकेशन के बिना देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा ना। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोजी रोटी रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए तो नक्सलवाद बढ़ गया ना। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।